हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस्ट। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बिक इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो आईपीएस एफ4 2025 एंड 26 का पेपर हो चुका है। और दोस्तों, इस बार ये अच्छी बात थी कि ये नवंबर में ही एग्जामिनेशन हो गया है। अच्छी बात क्यों है, मैं अच्छी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास बहुत अच्छा टाइम है ये सोचने समझने का कि नेक्स्ट ईयर क्या करना है, आगे क्या करना है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस बार जिन बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो भी इसको दे पाए और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें निपट गई। अदरवाइज होता था पूरा साल टाइम लगता है मार्च अप्रैल तक का। हालांकि अभी इसमें इंटरव्यू है, बट फिर भी आप नवंबर में फ्री हो गए हो। अब आपके पास आगे नाबार्ड भी है और भी एग्जामिनेशन है, आरआरबी या फिर आपने बाकी एग्जामिनेशन फिल किए तो वो सब है। यहाँ पे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या होनी चाहिए कट ऑफ या क्या हो सकती है, जो कोई बता नहीं सकता। बट कट ऑफ एक ऐसा वर्ड है जिसको देख के आप मतलब सारी वीडियो खंगाल देते हो, है ना। मिलता क्या है, कुछ नहीं। बट इंपॉर्टेंट यही समझना है कि दोस्तों उससे कुछ नहीं मिलता है, ना ही कट ऑफ। अच्छा, कट ऑफ का डिस्कशन आप करते तो यही देख लीजिए। ठीक है, ये लास्ट ईयर का 2024 एंड 26 का लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 51 जन प्रीलिम्स की ओवरऑल। इस बार कितनी गई, 50.13। अब आप कैसे कंपेयर करवाएंगे पिछला क्या था इस बार क्या था, पिछला कितना याद है और कितना ही इस बार का याद है। लास्ट ईयर का पेपर भी ठीक ठाक था, बट फिर भी आप देखिए कट ऑफ कितनी कम गई थी, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अगर उससे पहले भी देखोगे ना तो लगभग ऐसा ही ट्रेंड था। लास्ट ईयर का भी बहुत एब्रप्ट नहीं था, बहुत एब्रप्ट तो मैं कहूंगा जो पेपर था वो 2022 में था या 23 में था। अब इस बार कितनी रहेगी। पेपर देने के बाद बच्चे बोल रहे थे सर बहुत इजी है। मैंने उस समय भी कहा था, मैं और अच्छा मैंने तो ना पता है बहुत तुक्के से भी बात बोली थी। मैंने कहा ये क्वेश्चन अगर आ गया आपके उसमें कि खैरा किसकी डेफिशिएंसी से होता है तो आपको लगता है इजी है, अदरवाइज लगता है डिफिकल्ट है। और वो सही में आया था, मतलब तब मुझे नहीं पता था कि वो खैरा का क्वेश्चन। क्यों मैं बोल रहा हूँ खैरा वाला क्वेश्चन, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो जब हम बायोलॉजी पढ़ते थे तब भी पूछ लिया जाता था, जब हम पीएमटी का एग्जामिनेशन देते थे तब भी पूछा जाता था, पदनगर एंट्रेंस का दिया था तब भी पूछा गया, पदनगर अंदर आने के बाद भी वही पढ़ा और उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी वही पढ़ा, पीजी एंट्रेंस में भी वही पढ़ा, पीएचडी में भी वो क्वेश्चन। तो मतलब वो क्वेश्चन एक ऐसा था कि खैरा डिजीज वाला क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं खैरा डिजीज का जो नेम है वो पदनगर से ही स्टार्ट हुआ है। तो हमारे लिए तो वो बहुत वो था, तो मैं इसलिए हमेशा मेरा एक तकिया कलाम बना था कि अगर खैरा वाला क्वेश्चन आया है तो आपको लगता है कि पेपर इजी, अगर नहीं आया तो डिफिकल्ट। और इस बार तो आया था। बट ऐसा नहीं कि खैरा वाला क्वेश्चन आया था तो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है तो आपको इजी लगा। बट कुछ क्वेश्चन को देख के नहीं कह सकते हम, जो क्वेश्चन आपको इजी लगा वो खैरा वाला कुछ को ही डिफिकल्ट लगा होगा, है ना। कुछ हो सकता है कि जिन्होंने जो एनिमल हस्बेंड्री या दूसरे बैकग्राउंड के हो सकता है उनसे गलत हुआ हो, बट नहीं, बहुत मिनिमम चांसेस है ना। तो इनके बेसिस पे नहीं कभी भी कट ऑफ डिसाइड होती है। कट ऑफ तो जो दूसरे क्वेश्चन है उनके बेसिस पे होती है। जैसे MISS वाला क्वेश्चन है, सब कंफ्यूज है उसमें। मैंने अभी भी 2 बच्चों से बात करी आज भी, एग्जाम होने के 2 दिन बाद, तब भी बहुत क्लियर नहीं बता पा रहे बच्चे कि पूछा क्या था उसमें। ओके, तो इसलिए इन सारी चीजों पे नहीं रहना है। कोई कट ऑफ नहीं बता सकता। यहाँ पे गैस वर्क आप कर लीजिए और देखिएगा कि जब कट ऑफ आई तो आप कितना सही बता पाए, क्योंकि आपने पेपर दिया है ना। आपने जो पेपर दिया है, मैं आपको सही बताऊं दोस्तों, अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करके दिया, बहुत पॉजिटिव माइंड से वहां पे पेपर दिया है, आपका जितना भी स्कोर अभी आपको लग रहा है बन रहा है या जितना स्कोर आएगा, बस आप ये सोचिए कट ऑफ उससे के नीचे ही होगी ना। आप लास्ट में हो सकता है आप टॉप ही हो, तो इसलिए पॉजिटिव रहिए। कट ऑफ कोई नहीं बता पाता। और लास्ट ईयर की कट ऑफ जितनों ने बताई थी उनके चैनल खोल के देख लीजिए कितनी कट ऑफ गई थी और कितनी ये टोटल गई, और फिर फाइनली कितनी कट ऑफ गई। बहुत अलग अलग सी कट ऑफ बताई गई थी। तो इस वजह से इन चीजों पे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप डिमोटिवेटेड ही होंगे इनसे। कोई पॉजिटिव अगर कोई बता रहा है, कम बता रहा है, तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो कम है, ज्यादा जहां से थोड़ा सा एड्रेनलिन रश होता है। तो इसलिए इन चीजों में ना पढ़िए तो अच्छा है। हमेशा ही ध्यान रखिए जो हुआ सो हुआ, भी क्या कर सकते हो, क्यों देखते हैं ये एनालिसिस। मैं तो कभी नहीं कहता एनालिसिस देखने के लिए। और मैंने जो शॉर्ट्स भी बनाया था मैंने तब भी कहा, मैंने कहा आप कहे तो ईजी रहे हो ना, एक दो क्वेश्चन के बेसिस पे ईजी नहीं होता कभी भी पेपर। मॉडरेट ही रहा होगा या फिर डिफिकल्ट ही रहा होगा। किसी के लिए आता है तो बहुत ईजी है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए ईजी तो मुझे को नहीं लगा था। और कल भी मैंने शॉर्ट्स बनाया था और मैंने तब भी कहा था कि देखो एक दिन पहले जो सब बच्चे इजी इजी कर रहे थे, अब वो नेक्स्ट डे वो नहीं बोल रहे हैं इजी। तो ये इसलिए बात को समझना है और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पेपर एनालिसिस हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए होती है। ये आपने कैसा किया ठीक है, देख लीजिए दोबारा बाकी एग्जामिनेशन में वो गलती ना हो। बट ये नहीं कि फिर आप मिलाने बैठ रहे हैं उससे कि मेरा क्या होगा बाकी हुआ कितना होगा। इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए जो हो गया सो हो गया, चेंज नहीं कर सकते। अब आप सही ऑप्ट करके आए, गलत ऑप्ट करके आए हैं, आप जस्टिफाई करें कुछ भी करें, कुछ नहीं होता। एक ना जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, HR का कोर्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है, डिसीजन मेकिंग में भी आता है। खैर ये बायसेस होते हैं डिसीजन मेकिंग में। एक होता है कन्फर्मेशनल बायस। ओके, कन्फर्मेशन बायस क्या होता है, जैसा हमको पता है हम चाहते हैं कि बस वैसा ही सही हो और हम अपने हिसाब से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और गूगल तो एक ऐसा है भैया, जैसा आप ढूंढना चाहेंगे वैसा ढूंढा आपको दिखा भी देगा वो। तो इसलिए वो उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल बायस। तो अब हमारा इतना स्कोर, अब हमें कन्फर्मेशन चाहिए कि नहीं सर इतने में तो हो जाएगा, आप इससे कम बोल दो कट ऑफ।
तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आप अभी आप कम ही समझो उसको हमेशा। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते अब उसमें, बट आप नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली बेटर कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नाबार्ड है। प्लीज सोचिए इसके बारे में। अभी से मैं आपको सही बताऊं, डू नॉट प्रिपेयर फॉर द एएफ फॉर नेक्स्ट ईयर। क्यों प्रिपेयर कर रहे हो अभी से? इस साल कितनी वैकेंसी आ गई जो अगले साल आप बहुत पॉजिटिव हैं। आपने सुना नहीं प्राइवेटाइजेशन की बातें और ये सारी बातें, उसमें कितनी रिक्रूटमेंट होगी किसको पता है। आरआरबी में कितनी रिक्रूटमेंट होगी मर्जर के बाद। तो इसलिए देखो, मैं बहुत नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, बट बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। मैं ये आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ऐसा प्रिपेयर करो कि आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो बाकी एग्जामिनेशन आएंगे वो देंगे। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना टारगेट है, आपके लिए बैंक निकालना टारगेट है। तो ये सिर्फ आईबीपीएस एएफओ ही सिर्फ जी जान दे के प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत मतलब मैं तो अचरज में रह गया जब बच्चे मुझसे बोलते कि सर आपकी ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है, हमको एएफओ की कोचिंग करनी है। मैंने कहा देखो, मेरी तो कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, ना मैं कभी कराऊंगा एएफओ के लिए, ना मैं मतलब मेरे से अगर कोई पूछे एएफओ की कोचिंग करनी है वो भी ऑफलाइन, तो मैं तो नहीं पचा सकता इस बात को कि एएफओ की कोचिंग क्या ऑफलाइन करनी है। आप बोलो यूपीएससी की कोचिंग करनी, करो उसकी कोचिंग, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा पढ़ने में। स्टेट पीसीएस की करो, आप स्टेट में एग्रीकल्चर ऑफिसर बनो, पीसीएस लेवल के बनो, उसमें आप ऑफलाइन कोचिंग करो, ऑनलाइन कोचिंग करो। एफओ के लिए क्या करना है? एफओ में कौन सी इंग्लिश पढ़नी है, एग्रीकल्चर वही पढ़ना है जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा। मैंने ना सिर्फ पिछले 30 दिनों में 30 शॉर्ट्स बनाए, हालांकि डेली तो मैं नहीं बना पाया, दो चार मैंने एक साथ भी बनाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट आए हैं। अब सोचो मैंने कितना मिनट लिया आपका, 30 मिनट्स लिए। और कितने बाकी आपने बहुत हजारों कोचिंग देखी होंगी जिन्होंने आपको घंटे भर चिपकाए रखा और उन्होंने दसियों हजार क्वेश्चन कराए होंगे, उसमें से उनका, क्योंकि इस बार का पेपर तो ऐसा है कि सबका सब कुछ कवर्ड है। कौन सी कोचिंग होगी जिसने नहीं पढ़ाया होगा जो 50-60 क्वेश्चन है, सब आए हैं। इसलिए ये समझिए कि ये फिर ये कोई ऐसा बड़ा एग्जाम थोड़ी है जिसके लिए आपको कहीं ऑफलाइन कोचिंग करने जाएंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कोचिंग सेंटर खुल गए। पहले तो मुझे लगता था शायद 1-2-3 ही होंगे, अब तो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बाप रे। और वो पढ़ाने वाले भी बच्चे ही हैं, पढ़ने वाले भी बच्चे ही हैं, तो वो भी थोड़ा सा समझिए उस बात को, है ना, कि आप इंपॉर्टेंस कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए फिर क्या होता है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट सब पढ़ा देते हैं कि कुछ भी आ जाए। मैं तो आपको पढ़ाता ही बहुत कम हूँ, आप न सिर्फ इस एग्जाम में बल्कि हर एग्जामिनेशन में। मैं कहता ही हूँ कि भाई मेरे को सब कुछ नहीं पढ़ाना, मैं सब कुछ ही पढ़ाना, तो फिर मेरी मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो कई बहुत सारी चीजें पढ़ लीजिए आप उससे। और मैंने खुद इतने एग्जामिनेशन दिए, मैं अभी भी एग्जामिनेशन देता हूँ। अब आजकल तो मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ, अदरवाइज मैं अभी तक भी देता था और क्लियर भी होते हैं। बहुत जगह मैं जाता हूँ, बच्चों से मिलता है, बच्चे कहते हैं सर आप क्यों आए यहाँ पे। तो वो चीज़ अलग है, बट ये ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा। आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है मुझसे डिस्कस करना है, ज़रूर डिस्कस करिए, पॉजिटिव रहिए। आपका जीवन बहुत बड़ा है, उसको संकुचित नहीं करिए। अभी हो सकता है कि आप अपने डर की वजह से कहो नहीं नहीं ये सब तो बेकार बातें करते हैं, बट जीवन में आगे चल चल के आपको समझ आएगी। और खासकर बहुत सारे बच्चे जो मुझे एएफओ के टाइम बोलते हैं कि नहीं सर आप तो ऐसा बोलते हो, वो एएफओ बनने के बाद मुझे कनेक्ट करते हैं, सर आप बताइए अब क्या करें, जो हुआ सो हुआ, अब बताइए, ना। तो यही आपको भी रखना है, जो हुआ सो हुआ, अब अभी से आप समझ जाइए। जरूरी नहीं कि आप भी बिल्कुल वही गलती करो, फिर 1-2 साल और लगाओ, फिर एएफओ बनो, फिर उसके बाद फिर पूछो कि सर अब क्या करें, अब हम फंस गए। तो ये चीजें बहुत पहले से समझिए दोस्तों। सोशल मीडिया का बेनिफिट ही ये है कि आपको ये पता चले कि बाकियों ने क्या गलत किया और आप क्या सही कर सकते हैं। ओके, सो ये चीजें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नाबार्ड की है। 40 डेज आपके पास है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, कोशिश तो करिए, है ना। और पिछले साल बहुत बच्चों ने जर्नलिस्ट में क्लियर किया, पहली बार दिया उन्होंने भी क्लियर किया फाइनल एग्जामिनेशन। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस की वैकेंसी, 2 वैकेंसी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वाले इसमें कर सकते हैं, फिशरीज वाले, फूड टेक वाले, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सबके लिए वैकेंसीज हैं इसमें। तो इसको सोचिए, और नेक्स्ट ईयर अगर टारगेट करना है इसको टारगेट कीजिए। और ये सारे एग्जामिनेशन दोस्तों, बैंकिंग एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर आपको डिसिप्लिन होके मेहनत करने की जरूरत है, और अपने घर से भी कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता। और अगर आपको बहुत बच्चे पूछते हैं सर कहाँ कोचिंग करने जाए, दोस्तों यूपीएससी की कर रहे हो तो पूछो, एएफओ के लिए मत पूछा करो। और एएफओ के लिए कोचिंग करने जा रहे हो तो आप खुद ही सोचिए कि 4 साल आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, है ना। तो ये थोड़ा सा समझिए। आपको बहुत पागल बना के कुछ भी बोला जा सकता है ना, बट उसका कोई मतलब नहीं है। जीवन आपका है, आपको समझना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन मैंने जिस दिन शुरुआत की, मैंने पहले ही दिन बोला कि हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। और मैंने ये बोला भी कि देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मुझे पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। पीआईबी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बताती है कि जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसमें सबसे ऊपर वो लिखते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो भी क्वेश्चन इसी से आएगा ना, अभी नाबार्ड में भी आएगा देखना इससे क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले दिन का था ये। अभी 15 दिन जब रिजल्ट आया उस दिन से शायद, या 1 महीने पहले मैंने बनाना शुरू किया था। और मैंने देखो 1 मिनट में सारी चीजें कवर की हैं। और
पहला और ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, देखो फार्मर्स लिखा है और फिक्स लिखा है 3000, इसलिए किसान मानधन योजना है। अगर 1000 से लेके 5000 तक होता और कोई भी उसमें एलिजिबल है, फार्मर भी बाकी भी, तब वो अटल पेंशन योजना होता। बाकी बच्चे कंफ्यूज है इसमें अटल पेंशन योजना और फार्मर में। अगर फार्मर लिखा है और सिर्फ 3000 लिखा है तो अटल पेंशन योजना हो ही नहीं सकता। ओके, अटल पेंशन योजना तभी होगा जब उसमें उन्होंने मंथली पेंशन लिखी होगी 1000 टू 5000 और आफ्टर 60 ईयर्स फॉर एवरीवन, तो फिर वो अटल पेंशन योजना होगी। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या आया। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, इस बार मैंने ये काफी लेट ये वीडियो बनाया है क्योंकि एक तो नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया, नाबार्ड की क्लासेस वगैरह चल रही थी, थोड़ा मैं नाबार्ड में ज़्यादा बिजी था। दूसरा ये भी था कि जब मेरे को स्टार्टिंग में मिला, मेरे को बहुत क्लियरली क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे थे, बच्चे क्या बता रहे हैं, क्या ऑप्शन है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या पूछा गया है। तो मैंने इस बार सोचा कि इस बार मैं आराम से बनाऊंगा। जब बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी मैं सबका देख लूंगा। बच्चे नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, भर भर के गालियां लिख देते हैं, क्या होगा इसमें गालियां लिखने से, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड ही है। जैसा आप बता पाएंगे कोई भी टीचर उसका आंसर बता पाएगा। अब आप ही गलत बताओगे तो आप मतलब किसी दूसरे ने बताया होगा, जैसा बताया होगा टीचर वैसा बताएगा, तो उसमें कोई टीचर का दोष नहीं है। तो मैं देख रहा था बाकी कोचिंग वालों ने, बेचारों ने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया, उसके नीचे बच्चे उल्टी सुल्टी बातें लिख रहे, क्या मतलब है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, किसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, उसी की सेहत पे फर्क पड़ेगा जो बोल रहा है, क्योंकि उसी ने एनर्जी लगाई है। बाकी तो कौन, मैं आपको सही बताऊं, मैं तो कमेंट्स देख भी नहीं पाता हूँ अपनी वीडियोस में, इसीलिए आपने देखा होगा मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता। मैं तो टेलीग्राम में नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ, लिंक्डइन पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो यूट्यूब वीडियो पे तो मैं नहीं ही कर पाऊंगा। कभी कभार मैं गलती से देख लेता हूँ, बट जब मैं कोई ऐसे कमेंट देखता हूँ कि जिसमें आपने बहुत अच्छा लिखा है ना, अपोजिट तरीके से, तो उसका कोई मतलब नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। और किसको फर्क पड़ता है, सारे यूट्यूबर्स को भर भर के गालियां दी जाती हैं ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी मेहनत इन चीज़ों में मत खपाओ। और ये बात समझो हमेशा कि हम एम्पथाइज करना होता है ना, आप अगर उस पोजीशन में होते तो आप क्या करते, जैसा आपको पता चलेगा आप वैसा ही आंसर बताओगे। आप मुझसे जैसा क्वेश्चन पूछोगे आपको वैसा ही आंसर मिलेगा। सही क्वेश्चन तो सही आंसर, गलत क्वेश्चन तो गलत आंसर। ये बात ध्यान रखिए। समझने की बात यही है, हमेशा वो पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है और जो बताया जा रहा है ना। अभी आजकल तो सब बच्चे ही पढ़ाने लग गए हैं, और बच्चे तो फिर सभी पढ़ा देते हैं, फिर सब पढ़ो। देखो दूसरा क्वेश्चन MISS वाला, अभी इसमें बड़ा डाउट है, अभी तक मुझे भी समझ नहीं आया क्वेश्चन एक्चुअली क्या। आज भी मैंने 2 लोगों से बात करी, फिर भी फाइनली मैंने कहा यार पूछा क्या था बताओ मेरे को अच्छे से, लैंग्वेज क्या लिखी थी। तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे रहते हैं और मेमोरी बेस में थोड़ी याद रहता है सब कुछ। तो अभी जैसा जैसा बता पाया, जिसमें मैं समझ पाया, देखो उन्होंने उसमें ये भी लिखा था कि जो हमारी निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, उन्होंने कहा कि 3 लाख से हम इसको बढ़ा के 5 लाख कर देंगे। और ये मैंने बताया भी था शॉर्ट्स में। मैंने कहा था कि जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे आंसर करना। और ये देखो क्या होता है, अभी अगर हम बात करेंगे 3 लाख में क्या था, अगर किसी फार्मर को KCC लेना है फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, तो वो उसकी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख की है। अगर किसी को अगर लेना है गाय भैंस के लिए, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज के लिए, उसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपीज है। बट अगर दोनों के लिए लेना है, उसको गाय भैंस भी पालने हैं, खेती भी करता है, तो उसकी मैक्सिमम टोटल जो इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए है वो 3 लाख ही मिलेगी, है ना। वो पैसा नहीं कि 3 लाख इसकी 2 लाख इसकी 5 लाख हो जाएगी, वो नहीं, वो 3 लाख ही मिलेगी। बट अब गवर्नमेंट ने ये सब इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया है। ओके, अब आपको अकॉर्डिंगली आंसर देना था। बट जहां तक मैं समझ पाया तो बच्चे यही कहना चाहते हैं, शायद सर ये पूछा है कि इस बार जो बजट में अनाउंस हुआ उसमें कितना इंक्रीज कर दिया गया है, तो वो उसके हिसाब से तो 5 लाख होना चाहिए। और ये मैंने दोनों में ही बताया, इसमें भी बताया था, इसमें भी बताया था, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, और ये मैंने ये भी शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में, और देखो मैंने इसमें मेंशन भी किया था कि एवरी डिजिट मेंशन इन दिस इमेज इज इंपॉर्टेंट फॉर द IUPAS CFO एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी वो बजट में अनाउंस ही हुआ है, वो लागू नहीं हुआ है, इसलिए अभी वो बहुत नहीं दिख रहा है। इसलिए अब क्या होता है कि पहले जैसे कोई भी चीज़ लॉन्च होती है तो उसके बाद फिर कोई भी चीज़ अनाउंस होती है उसके बाद लॉन्च होती है, तो अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया क्योंकि डेफिनेटली उसमें एक बड़ा बजटरी एलोकेशन करना पड़ेगा। ओके, सो ये भी आप देख सकते हो, डे 3 डे 4 का ही था। एंड एक्चुअली ये शॉर्ट्स मैंने जब रिकॉर्ड किए थे तब मैं दुबई में था, तो मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। फिर देखिए सीट सर्टिफिकेशन, बेसिक्स का क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और फाउंडेशन सीट का टैग कौन सा है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है, इस बार बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है, और न सिर्फ IBPS AFO बल्कि नाबार्ड के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नाबार्ड में लास्ट ईयर ही पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, फाउंडेशन सीट का कौन सा कलर होता है, तो व्हाइट कलर टैग इसमें होता है, ये नाबार्ड में लास्ट ईयर पूछा गया है। मूगा सिल्क वाला देखिए फिर से ये क्वेश्चन आया, ये IBPS AFO में ही पूछा गया था 2 या 3 साल पहले कि मूगा सिल्क वॉर्म किस में होता है ना, तो सोमसू आलू में होता है। और सेम क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है, और ये भी मैंने बताया था इसमें, और मैं उस दिन मलबरी प्लांट के आगे ही खड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऐसे हैं जो हमने कवर किए थे। अब यहाँ पे देखिए डे NRLM में SHGs के लिए, अब इसमें क्वेश्चन आया, बच्चे कंफ्यूज हो गए
तो इसमें एक फंड दिया जाता है। वो कौन सा फंड होता है? रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? रिवॉल्विंग फंड का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है या जैसे केसीसी ही होती है, मतलब आपको वो फंड यूज करना है, आपको उसको रिपे करना है, फिर से आपको यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, ये एसएचजी है, क्योंकि यहाँ पे तो 10 to 20 मेंबर्स हो सकते हैं, तो इन सभी लोगों को दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिवॉल्विंग फंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कॉर्पस रेंजिंग बिटवीन 22,000 टू पर एसएचजी टू स्ट्रेंथन देयर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड बिल्ड अ गुड क्रेडिट, ओके, सो दैट कि वो फिर इंटरनल लैंडिंग भी कर सके, और फिर आप यहाँ पे देखोगे कि 3 to 6 मंथ में उनको फिर क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाती है। तो रिवॉल्विंग फंड होता है, रिवॉल्विंग फंड ही हम वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ओके। द लास्ट ग्रुप टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी इज, अब ये बेसिक जो हम कहते हैं अडॉप्शन कर्व से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सबसे लास्ट में करते हैं कौन होते हैं? लेगार्ड्स होते हैं, जो लास्ट में सोचते हैं उन वो सोचते नहीं अभी तो सारी दुनिया जहाँ जा रही है हम वही करेंगे, और जहाँ जो सारी दुनिया कर रही होती है ना दोस्तों, वो बेसिकली आप देखोगे ये लेट मेजोरिटी और ये होते हैं इनोवेटर्स ही होते हैं। जो मैं अभी भी बात कह रहा हूँ आपको, सिर्फ एफ मत प्रिपेयर करो, बाकी एग्जामिनेशन करो, बाकी एग्जामिनेशन देखना इनोवेटर्स ही करेंगे, बाकी तो लेगार्ड्स ही रह जाते हैं। खैर चलिए फिर क्विकली डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब तक तो आपने बहुत सारी चीजें देख भी ली हैं, सुन भी ली हैं, कुछ में कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं बताऊंगा आपको। विच फ्लावर इज नोन एज अ हर्ब ऑफ द सन? तो हर्ब ऑफ द सन किसको कहा जाता है? पॉट मैरीगोल्ड को कहा जाता है, ओके, मैरीगोल्ड को नहीं कहा जाता है। पॉट मैरीगोल्ड कैलेंडुला को कहा जाता है। तो मैंने देखा कि कई बच्चे कहते हैं मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड नहीं, पॉट मैरीगोल्ड है। पॉट मैरीगोल्ड कैलेंडुला का नाम है, कैलेंडुला अलग है और मैरीगोल्ड फ्लावर अलग है। वो बोटेनिकल नेम ऑफ ओकरा, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए? एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस, ओके। मेल बैम्बू बिलोंग्स टू फैमिली, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, बट सिंपल लॉजिक अगर आप लगाओगे, बैम्बू किससे है? बैम्बू ग्रास फैमिली है, तो क्या होगा? ग्रेमिनी या पोएसी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बच्चे कह रहे सर डिफिकल्ट था, मेल बैम्बू की फैमिली पूछी। अरे मेल बैम्बू कोई सा बैम्बू है तो बैम्बू का ही, बैम्बू इज अ ग्रास फैमिली मेंबर। ग्रास फैमिली मेंबर कौन सी है? ग्रेमिनी या फिर पोएसी। ये तो हमने कब से पढ़ा हुआ है, इसमें क्या डिफिकल्टी है? दिस इज वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर आप देखो कि बेवर एंड दही अगर थोड़ा बहुत आपको वैसे पता है तो आप इसको कोरिलेट कर सकते थे कि मध्य प्रदेश से, अदरवाइज हाँ मैं मान सकता हूँ ये नहीं पता होगा। शीप क्लोन वाला क्वेश्चन भी इजी था, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही एक ही था, मतलब क्योंकि ये सोमेटिक ट्रांसफर से ये क्लोन बनाया गया था डॉली, तो ये सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर था। डिजीज कॉजिंग कंप्लीट डिस्कलरेशन ऑफ ब्लॉसम्स, फ्लावर स्टेम, लीव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप। सिंपल क्वेश्चन है ये, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कभी भी। और आपने भी देखा होगा, हम जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक लीफ में वो बताते हैं कि सबसे नीचे डेफिशिएंसी NPK की दिखती है और सबसे ऊपर कैल्शियम एंड बोरोन की दिखती है। अब ये सिंपल, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाला समझा, अभी उसको हम देखेंगे आगे। बट यहाँ पे ये डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, तो ये डाइबैक। अब देखो इसमें क्यों था, ये डिजीज पूछी है, मैं तो पूरा ही इसको न्यूट्रिएंट में समझ गया। तो देखो एग्जामिनेशन में भी ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ के कुछ समझते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया। कॉजिंग कंप्लीट डिस्कलरेशन ब्लॉसम फ्लावर स्टेम लीव स्टार्टिंग फ्रॉम टिप टू मार्जिन होल प्लांट इज, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइबैक बोलते हैं उसको, है ना। मेल प्लांट पॉपुलेशन पपाया में रेशियो ही प्लांटिंग का ये होता है कि अगर आप 90 टोटल 100 प्लांट्स लगा रहे हैं तो आपके 10 प्लांट्स मेल के रहने चाहिए, बाकी आप हटा सकते हैं मेल प्लांट्स को, ओके। ओल्सन एक्सट्रैक्शन मेथड किसके लिए यूज की जाती है? फॉस्फोरस के एक्सट्रैक्शन के लिए की जाती है। खैरा डिजीज, सिंपल क्वेश्चन, जिंक वाला, ये तो मैंने ऐसे ही बोला था और ये क्वेश्चन आया भी था, बताओ। एन इंक्यूबेटर एग्स आर टर्न 4 to 5 टाइम्स डेली, और किस दिन में उनकी ग्रोथ सीज हो जाती है? ये पूछा गया था, 28 डे में है ना। काउ मिल्क इज डेफिशिएंट, हमेशा रटाया क्वेश्चन हर किसी को, मतलब BSc फर्स्ट सेकंड ईयर से हम लोग इसको पढ़ते हैं, हर एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है और फिर से पूछा गया। आयरन। एंथ्रेक्स डिजीज को क्या कहा जाता है? स्प्लिनिक फीवर। रिपीटेड क्वेश्चन। किलिंग प्यूपा इनसाइड द कोकून विदाउट डैमेजिंग कोकून सेल इज, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिफलिंग। ये थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि डिफरेंट और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया था, हालांकि अगर आपने सेरिकल्चर पढ़ा होगा तो आप इसको कर सकते थे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कैसा है? अरुण कात्यायन बुक का स्टार्टिंग का पार्ट आ गया। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है। LD50 क्या है? टॉक्सिसिटी के बारे में बताता है कि वो 50% पॉपुलेशन को किल करता है। विच ब्रीड इज गुड फॉर द हाईएस्ट एग प्रोडक्शन? तो ये वाइड लेग हॉर्न है, बेसिक क्वेश्चन, और ये नाबार्ड में तो कई बार पूछा गया है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी नाबार्ड में पूछा गया। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरिया? डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, कैसे किसको पता होगा? मुझे तो नहीं लगता है कितनों को पता था। ट्रॉपिकल डेस्ट्रल फॉरेस्ट, हो सकता है कि किसी ने इसको कोरिलेट किया होगा, बट वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। मैं तो पूछ ही रहा था कि ऑप्शंस कैसे हैं, पर बच्चे बता भी नहीं पा रहे थे ऑप्शंस कैसे हैं।
Which North Indian sheep breed has silky fleece used for the कुल्लू shawls? गड्डी breed है फेमस, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अभी कुछ का कहना था सर गड्डी, उसमें ऑप्शन नहीं था, उस किसी का कुछ था, आई डोंट नो। मतलब आप समझ तो गए ना कि क्वेश्चन ऐसा था, तो जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एजेंसी सपोर्ट्स स्मॉल स्केल श्रिम्प फार्मिंग इन इंडिया? कौन सी करती है? NACSA है अंडर द एम्पिडा, वो इसको करता है। ओके। विच सर्टिफिकेशन एजेंसी प्रोवाइड डिजीज फ्री हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर द प्लांट एक्सपोर्ट सीडलिंग? तो वो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, बाकी आप इजीली इसको समझ गए होंगे। Why is blanching done before the freezing vegetable? To stop the enzyme activity ना, ब्लांचिंग का पर्पज ही होता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को हम बंद कर दें। अब फेमस नॉर्थ इंडियन मैंगो वैरायटी कौन सी है? वो नीलम वैरायटी के बारे में वहां पे पूछा हुआ था। कौन सा एडवांटेज, नॉट एन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या एडवांटेज है? और वो भी क्लोनल प्रोपगेशन में पूछा गया था। सीडलिंग्स आर चीपर टू रेज, मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी, क्विक मल्टीप्लिकेशन, प्लांट हैव नो रूट, सो इजी फॉल, रिक्वायर्स लेस केयर देन सीड्स। तो ये कि वो स्ट्रॉन्ग रूट्स को तो नहीं हो पाती क्योंकि वो क्लोन हमने बनाया है, और तो क्योंकि हम किसी और पार्ट से उसको बना रहे हैं ना, तो रूट डेवलपमेंट से वो स्टार्ट नहीं होता, मतलब रूट डेवलपमेंट से होता है बट लेटर वो स्टार्ट होता है, इसलिए ये वाला एक पॉइंट रहता है इसमें। विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज कंसिडर्ड द बेस्ट वर्ल्ड वाइड एंड यूज टू अपग्रेड लोकल ब्रीड? मुर्रा ही भैंस है जो सबसे अच्छी होगी, हम उसी को करेंगे। गाय में हमने साहिवाल खराब कर दिया, अब हम साहिवाल प्यूरिफिकेशन उसका प्रोग्राम चलाया गया है। ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस डीलिंग विद द जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं ना। ये भी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। विच सेंट्रल स्कीम कंपनसेट फार्मर फॉर द लॉस ड्यू टू वेदर ना? तो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉरेस्ट सॉइल के बारे में क्या है? लो न्यूट्रिएंट नहीं, सब कुछ हाई होगा यहाँ पे, है ना। डार्क एमॉर्फस ह्यूमस, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब देखो सॉइल साइंस इकोनॉमी बहुत डीप तो कुछ भी नहीं पूछा, जिन्होंने सब ऊपर ऊपर से पूछा। ट्रैक्टर का कौन सा पार्ट है जिससे कि हम बाकी इंप्लीमेंट्स को जो ज्वाइन करते हैं? ड्रॉ बार होता है वो। ये तो बेसिक है, हर बार वो इंजन से क्वेश्चन पूछते थे, ट्रैक्टर से पूछा। क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस पेरेंट डिफरिंग इन सिंगल जी एलिल में, जीन में भी नहीं, एलिल में। ये सिंपल है। अगर होमोजाइगस है, वो सिंगल एलिल में डिफर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है इसको। ये है मोनो हाइब्रिड, ये एक एलिल है, ये दूसरी एलिल है, इससे बनेगा हमारा ये हेटेरोजाइगस। ओके। कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट और नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर क्या बोला जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस बोले जाते हैं। प्लॉइंग एंड नीडिंग, ये भी मैंने शॉर्ट्स में बताया था। पडलिंग बोला जाता है इसको। प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज अगर आपको क्लियरली पता है तो। इंप्लीमेंट यूज फॉर कटिंग प्लांट्स एंड पल्वराइजिंग द लीव्स, इसको ब्लेड हैरो हम यूज करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत डाउटफुल है, मतलब सही में मैं बताऊं, ये जो इंप्लीमेंट्स वाले हैं, क्योंकि ऑप्शंस क्या है और क्वेश्चन क्या है इस पे बहुत चीज डिपेंड करता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। एक मार्केट वाला, कम्पिटिटिव मार्केट, और दूसरा ओनरशिप वाला। मैं ये यूटिलिटी वाला मैंने इस बार शॉर्ट्स नहीं बनाया था, मैं सोच रहा था बनाऊं, फिर मैंने कहा छोड़ो, काफी लंबा हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे शॉर्ट्स में, क्योंकि इसको थोड़ा समझाना पड़ता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि टोमेटो का एग्जाम्पल लो आप। मैं हमेशा मेरी इकोनॉमिक्स वाली जितनी वीडियो आप देखोगे, टोमेटो का देखो। टोमेटो अगर रबी सीजन में हो रहा है, हम उसको बचा रहे हैं कब तक? गर्मियों तक। तो हम क्या बढ़ा रहे हैं? उसका टाइम बढ़ा रहे हैं। हमने उसको टोमेटो को सॉस बना दिया, तो हमने उसको क्या करा? फॉर्म चेंज कर दिया। टोमेटो किसान के पास था, फार्मर के पास था, अब वो मेरे पास आ गया है, हमने पोजीशन चेंज कर दी। टोमेटो साउथ में ग्रो हुआ, नॉर्थ में आ गया, उसकी प्लेस यूटिलिटी। सिंपल होता है कंसेप्ट यूटिलिटी समझने का। तो पोजीशन यूटिलिटी पूछा था, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास मर्सिडीज है, आपने मुझे दे दी, गिफ्ट कर दी मुझे, तो पोजीशन मेरी हो गई, तो मैं कहूंगा क्या? अब ये मेरी है, तो ये क्या है? पोजीशन यूटिलिटी। Okay, type of seed germination where cotyledon remains below soil and epicotyle elongates pulling plumule above the growth, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोजियल ग्रोथ बोलते हैं। अब ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से, हाँ, ये इस पे मैंने शॉर्ट्स बनाया था, हालांकि मैंने सब्सिडी वाला बनाया था इसमें, बट मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। देखो क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए होता है। प्रूनिंग तो हम ड्रोन से अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं। पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। पॉपुलेशन इलिमिनेट करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, पता नहीं कि ये कैसा ऑप्शन था, मुझे तो बहुत क्लियरली समझ में नहीं आया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड फॉर द सिट्रस डी ग्रीनिंग, बेसिक क्वेश्चन है, डी ग्रीनिंग से रिलेटेड काफी बार पूछा जाता है। 80 to 85% होना चाहिए। फार्मिंग विद प्रिसीजन इनपुट यूज टू मैक्सिमाइज आउटपुट एंड रिड्यूस द नेगेटिव इंपैक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, और ये नबार्ड ने कई बार पूछा। क्ले मिनरल शोइंग लेस बट सम एक्सपेंडिंग नेचर, वो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्मिकुलाइट बोलते हैं। और बस बहुत ज्यादा होगा तो फिर वो माउंट मोरेलोनाइट हो जाएगा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? कटक उड़ीसा में लोकेटेड है। एक्ट ऑफ एग लेइंग इन द फिश, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉनिंग बोलते हैं, है ना। फिर हम उसको फिर अब ये फिश टर्मिनोलॉजी से एग से रिलेटेड आता है, ना। फिर फिंगरलिंग है, और क्या बोलते हैं उससे छोटा?
एक और कुछ हम बोलते हैं उसको, एसेंशियल एमिनो एसिड फिश कैन नॉट सिंथेसाइज एंड गेट मस्ट गेट एक्सटर्नली, वो क्या है, लाइसिन है, इसीलिए लाइसिन की स्पेशल दी जाती है उनको डोज। टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट, ये वाला मैं बता रहा था जो है ना, तो ये मैं बता रहा था कि हम ये पढ़ते हैं इसको, टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट शोइंग फर्स्ट इन द लीफ टिप एज क्लोरोसिस एंड द ब्राउन मार्जिन फॉलोड बाय द विल्ट। तो क्या होगा, कहाँ दिखेगी वो, कैल्शियम और बोरोन की दिखेगी हमेशा टिप पे, एनपीके के नीचे दिखेगी। ओके, ये ध्यान रखना है। फिल्टर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर विद स्क्रीन मैश टैपिंग सॉइल पार्टिकल्स, वो डिस्क फिल्टर है। अंडर माइक्रोस्कोप इरिथ्रोसाइट काउंट स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइटिक उसको बोला जाता है। डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोवन ट्राइकोमोनास फीटस कॉजिंग अर्ली अबॉर्शन इन फीमेल, इसको क्या बोला जाता है, वेनरल ट्राइकोमोनियासिस। और वेनरल डिजीजेस भी ना वीडी में भी आते हैं, अगर आप देखोगे तो ये वीडी जो प्रोटोजोवन डिजीज है, वीडी में भी हम वेनरल डिजीजेस में बोला जाता है, उसमें एक बहुत फेमस डिजीज है ये। बेम्बू वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम टी से कब करा गया था, 2014 में किया गया था, जब नेशनल मॉडिफाइड बेम्बू मिशन को भी लॉन्च किया गया था। ओके, विच पार्ट ऑफ ट्रैक्टर, ये तो हमने ड्रॉ बार कर लिया। बकाई रॉट डिजीज टोमेटो में होती है, बेसिक क्वेश्चन है ना, ये आपने पढ़ा होगा। अम्ब्रेला शेड मशरूम हार्वेस्टेड व्हेन एजेस कर्ल्ड इनवर्ट्स हैविंग रिंकल्स एंड फ्राइबल टेक्सचर, सेम क्वेश्चन नाबार्ड में पूछा गया था, हालांकि 2020 में पूछा गया था, और उस समय भी बहुत बच्चों ने गलत किया था, बटन नहीं है, ये ऑयस्टर होता है। ओके, इकोसिस्टम विद द डाइवर्स लैंड टाइप्स ड्यू टू टोपोग्राफी, उसका क्या होता है, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। ड्वार्फिंग जीन नॉरिन 10, भी ये क्या हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, क्रॉस हुआ था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज थे, म्यूटेशन कहाँ से आ गया, इसमें म्यूटेशन का कोई रोल नहीं था, है ना, हाइब्रिडाइजेशन था, हमने जो ड्वार्फ वेराइटी थी उससे अपनी नॉर्मल वेराइटी को क्रॉस कराया था। प्लॉइंग विद टू मोल्ड बोल्ट अटैच टू टर्न सॉइल राइट एंड लेफ्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटरी प्लाव बोलते हैं हम उसको, है ना। अंडर द मनरेगा, फेमस क्वेश्चन नाबार्ड में पूछा जाने वाला, मैं इसलिए देखो, मैं बार बार नाबार्ड इसलिए बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो कि कितनी सिमिलैरिटी है। अगर आप नाबार्ड का दोगे तो एआरडी की तो आपको चिंता करनी नहीं, अगर आपके ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना दोस्तों, मेरे मान के चलिए आप नाबार्ड में 40 में से 35 तो ऐसे ही ले आएंगे एआरडी बिना बहुत कुछ पढ़े अभी, क्योंकि आपने ए फोकले पढ़ा हुआ है, तो आप अपने ईएसआई और जी में फोकस करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। 15 दिन के अंदर देना होता है, अगर नहीं दिया 15 दिन के अंदर तो फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब ये एनालिसिस है ना, हर साल की हम करते हैं, तो इस बार की भी आप देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। खैर ये अभी नेक्स्ट ईयर काम आएगी, बट अभी आप प्रिपरेशन करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ये सारे इसका पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे साथ में। ये हमेशा ये समझिए कि इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना होता है, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, टाइम पास है कट ऑफ, है ना, टाइम बर्बाद है कट ऑफ, डिमोटिवेट करना कट ऑफ है। हमेशा ये ध्यान रखिए जो प्रेजेंट में अपॉर्चुनिटी, नाबार्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे से पढ़िए, कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा, कोई ऑफलाइन की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।